नमस्कार। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस अध्यक्षता के साथ भारत के पास अपनी सामर्थ्य को दिखाने का और जो वैश्विक क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं उनके प्रति एक नेतृत्व की क्षमता दिखाने का एक सुनहरा मौका है। G20 20 देशों का एक समूह है जो औद्योगिक रूप से काफी विकसित है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन संघ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी कि जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हुई थी कि कैसे हम वैश्विक परिवेश में आर्थिक नीतियों को सही तरीके से करें और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं आर्थिक नीतियों को उनको किस प्रकार हम व्यवस्थित रूप से करें कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनका हमने लक्ष्य 2030 तक तय किया है, तो कोई भी विकास जो हो वो सस्टेनेबल तरीके से हो। अभी हमने देखा कि कोरोना काल में सभी को, पूरे विश्व को एक ऐसी महामारी से सामना करना पड़ा जिससे सारी जो आर्थिक नीतियां हैं, समाज में एक अस्थिरता पैदा हो गई या ऐसी बहुत सी चीजें जिससे मानवीय जीवन बड़ा ही संकटपूर्ण हो गया और एक हम इंसान बेबस नजर आए इस महामारी के समक्ष। इसमें सभी राष्ट्रों ने एक आपसी सहयोग से बहुत हद तक इस महामारी से निपटने का एक मार्ग बनाया, लेकिन भारत ने इसमें अपनी भूमिका बड़ी अच्छी तरीके से निभाई, जिसमें वैक्सीन का निर्माण एक प्रमुख है। लेकिन हमारे भी देश में बहुत सी ऐसी कमियां देखी गई जिसके हमें सचेत होने की जरूरत है कि हम और किस तरह से उन चीजों को सुधार कर आने वाली परिस्थितियों में हम किसी भी प्रकार की महामारी या कोई भी ऐसी अवांछनीय परिस्थिति आ जाती है या आपदा आ जाती है, उससे हम अपने आप को किस प्रकार से संभाल सकें और वो सहायता हम इतने सशक्त रहें कि वो विश्व के और भी देशों तक हम वो सहायता प्रदान कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें आर्थिक रूप से बड़ा ही मजबूत होना पड़ेगा। तो भारत के पास ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने नेतृत्व की क्षमता को विश्व के सभी देशों के सामने रखे और जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो विश्व के सामने चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से एक दूसरे को का साथ देकर हमें एक वैश्विक परिवेश बनाना है जिसमें सभी लोग सही तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें और सभी लोग आर्थिक रूप से समृद्ध रहें और हमारा पर्यावरण एक जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है या क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत किस प्रकार से वो जो भी चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से अपने नेतृत्व की क्षमता से उसके पास क्या क्या संभावना है। पहला है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि कोल बेस्ड जो फ्यूल्स हैं उनका यूज करने से जलवायु में बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। तो भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम अपनाया है जिसमें सोलर एनर्जी मिशन के रूप में हम इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट था कि 175 गीगावाट हम 2022 तक उसकी पूर्ति कर देंगे, जिसमें हमारे पास 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट बायोमास से और जो 5 गीगावाट है वो स्मॉल हाइड्रो पावर से हम उसका पूर्ति करेंगे। लेकिन अभी हम 175 गीगावाट के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तब भी हमने एक
काफ़ी हद तक इसकी पूर्ति कर दी है और हमने एक नया लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्राप्त करेंगे। तो इस क्षेत्र में हम सभी को ये निर्देशित कर सकते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हम जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है उसका जो ग्रोथ है उसको लिमिट कर 1.5 डिग्री की रेंज में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोल बेस से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और इससे काफ़ी हद तक हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो डेवलप कंट्री हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और डेवलपिंग कंट्रियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिनेंशियली भी सहयोग करना पड़ेगा यदि हम विश्व कल्याण चाहते हैं तो। दूसरा, मेडिसिन के क्षेत्र में भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर आत्मनिर्भर होने का एक परिचय तो दे दिया कि हम सक्षम हैं, हम में वो क्षमता है, हम में वो काबिलियत है कि हम चाहे वो अनुसंधान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, उसमें भारतीयों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जहां पूरा समूचा विश्व वैक्सीन बनाने की रेस में दौड़ रहा था, वहां हमने, हमारे देश के नागरिकों ने और जो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास से भारत के लिए ही स्वदेशी निर्मित वैक्सीन का निर्माण किया और हम अपने देश के साथ साथ दूसरे जरूरतमंद देशों को भी ये वैक्सीन सप्लाई करने में सक्षम हो पाए हैं। तीसरा है जो कोविड की वजह से और जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको किस तरह से हम सुधारें, जिससे हम जो फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्ट्रीमलाइन हो जिससे इन्फ्लेशन को हम फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए भारत सभी देशों के साथ मिलकर शांति वार्ता और युद्ध को विराम देने की पहल कर सकता है और ये पहल कर सकता है कि जो भी विश्व पटल पर संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, जिसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, वो किस प्रकार अपनी भूमिका तय कर सकता, और जो भी देश अपने एक एक समूह बनाए हैं जिसमें नाटो है या ब्रिक्स है, संघाई कॉर्पोरेशन, वो किस प्रकार अपने अपने मंचों से शांति की अपील कर सकते हैं जिससे सभी देशों में एक आर्थिक समृद्धि रहे। वहीं चौथी चीज है कि हम जेनरिक मेडिसिन में काफी सक्षम हैं, तो हम जो भी भारत में जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन है उसको और इन्हांस करें और गरीब देशों में जहां पे उतने रिसर्च एंड इनोवेशन नहीं है वहां तक वो जेनरिक मेडिसिन को पहुंचाएं। इसके लिए हमारे देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी इनोवेशन हो रहे हैं और भारतीय सरकार ने एक पहल भी की है जन औषधि केंद्र, जिससे भारत के नागरिकों को एक उचित दर पर, सस्ती दर पर जो जेनरिक मेडिसिन है उपलब्ध हो, क्योंकि भारत में पर कैपिटा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो उसको हमें नियंत्रित करने के लिए जो स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां हैं या उससे जो इलाज की सुविधा है उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। इस दिशा में भारत विश्व के सामने एक पहल रख सकता है। चौथा है कि किस प्रकार से जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इस प्रकार से साधा जाए कि वो किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्षति न पहुंचाए। जिस प्रकार इंडो पैसिफिक में हम देख रहे हैं कि चाइना अपने एग्रेसिव पॉलिसी की तरह से सभी छोटे छोटे आइलैंडों को अपना बना रहा है, तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लिए भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक क्वाड समूह बनाया। उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि कोई भी राष्ट्र इंडो पैसिफिक जो एक पैसेज है ट्रेड का, उसमें अपनी जो हेगेमनी है उसको न दर्शाए, क्योंकि वो सभी के लिए वो पैसेज जिससे तो इसमें एक आदमी का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।
इसलिए सभी को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और सभी एक दूसरे में कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, जिससे सभी देश अपने अपने जो नीतियां हैं उसके अनुसार काम करें और प्रगति करें। यही भारत की पहल होनी चाहिए और हम आने वाली कोई भी विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से सशक्त रहें कि हम उसका सामना कर पाएं। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसके लक्ष्य हैं कि हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए और एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, फिर जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। इन सब मामलों में भारत को अभी बहुत ही काम करना है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में काफी लोग गरीब हैं, भूखमरी है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार से नहीं विकसित है कि यदि कोई भी आपदा या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें उस प्रकार की सुविधाएं मिल पाए जिससे हम अपने देश के सभी नागरिकों को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दे पाएं। इसके लिए हमें बहुत से काम करने हैं और खास तौर से आए दिन क्लाइमेट चेंज में हम बाढ़, सूखा से हमेशा सामना करते हैं। तो हम किस प्रकार की योजनाएं बनाएं, किस प्रकार से कि आने वाली विपरीत परिस्थिति में जो गरीब तक पे हाशिए पे पड़े लोग हैं उन पे मदद पहुंचाया जाए और सरकार का इस प्रकार से समर्थन रहे कि उस विपरीत परिस्थिति में वे अपने आप को संभाल पाएं और हम समग्र रूप से अपने देश का विकास करें। तभी हम भारत को एक विकसित देश के रूप में देख सकते हैं। लक्ष्य उस प्रकार से होने चाहिए कि भारत का एक सर्वांगीण विकास हो और हम सभी भारतीय उस पे फक्र करें। जय हिंद।